Hello everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज के केस की। हम 3 डेज में 3 केसेस की बात करेंगे। आज पहला दिन है, सो फर्स्ट केस सीलिएक डिजीज का। पहले थोड़ी सी जानकारी के व्हीट एलर्जी, सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन एलर्जी क्या होती है। व्हीट एलर्जी, सीलिएक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी या ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ये सभी इंटरकनेक्टेड वर्ड्स हैं। बात तो सिर्फ एक ही है कि जब ये पेशेंट्स गेहूं खाते हैं या ग्लूटेन खाते हैं तो इनका ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एंटीबॉडीज पैदा करता है, जिससे शरीर खुद को ही खाना शुरू कर देता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है, तो वो अपनी ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाय होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से पेशेंट का आयरन एंड कैल्शियम एंड मिनरल्स ये कम हो जाते हैं, क्योंकि विलाय नहीं होंगे तो ये सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके सिम्टम्स की बात करें, बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। लूज मोशंस लगना, उल्टियाँ लग जानी, पेट दर्द होना, स्किन इरप्शंस होनी, पेट का बढ़ जाना, भूख ना लगनी और बहुत कुछ। बच्चों में खास करके ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है और बच्चों की हाइट एंड ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करते हैं, टीटीजी, आईजीए, आईजीजी, ये इस तरह के टेस्ट होते हैं जो करवाने से पता चलता है कि पेशेंट को ग्लूटेन एलर्जी है या नहीं है। एलोपैथी में इन सब चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बीमारी का ऐसा इलाज नहीं करते, हम पेशेंट का इलाज करते हैं। इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यहाँ पर ठीक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक मेल पेशेंट, 10 साल का बच्चा, जिसको व्हीट एलर्जी जब वो बच्चा था, जब वो अभी छोटा सा था, तभी से ही प्रॉब्लम थी। उसको लूज मोशंस लगते थे, वॉमिटिंग्स लगती थी, पेट दर्द होता रहता था। ये अक्सर ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो होती ही है पेशेंट्स को इन मैक्सिमम केसेस। लेकिन किसी केस में डायरिया की जगह पे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, कब्ज भी हो सकती है। इस पेशेंट को हर बार लूज मोशन लग जाने, उल्टियाँ आ जानी, आसपास में किसी डॉक्टर से दवाई ले लेनी और थोड़ा फर्क पड़ जाना, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता था। 15 दिन बाद, महीने बाद दोबारा हो जाती थी। तो जो इनकी फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 232.51 थी, 232, इतनी ज़्यादा। और बच्चे की हाइट भी छोटी थी, 4 फीट 5 इंचेस एंड वेट 30.3 किलोग्राम्स। उन्होंने पहले भी होम्योपैथी मेडिसिन ली और 1 साल तक लेते रहे, लेकिन कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे की नेचर के बारे में जानना, उसके स्वभाव के बारे में जानना, उसकी साइकी के बारे में जानना, और वहाँ से ही हम दवाई निकालते हैं। जब पूछा गया कि किस तरह का बच्चे का स्वभाव है, तो उन्होंने बोला कि बच्चा कहना तो पूरा मानता है, जिद वगैरह ज़्यादा नहीं करता, अभी 3rd क्लास में पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा फर्स्ट आता है और खेलने का भी बहुत शौक है, पूरा एक्टिव रहता है, कोई अंधेरे से ज़्यादा डर नहीं लगता, गुस्सा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता, कभी कभार आ जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं, अपना काम खुद ही करता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है अपने काम करने की, सफाई पसंद बहुत ज़्यादा है, 1% भी खलारा नहीं डालता और टाइम का भी बहुत ज़्यादा पाबंद है, बहुत ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंगली। ना कभी इसने स्कूल से छुट्टी लेनी और ना कभी स्कूल लेट जाना। एज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, गर्मी ज़्यादा लगती है, इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और पंक्चुअल बहुत है। ये बात कम से कम पेशेंट के मदर ने 4-5 बार बोली कि पंक्चुअल बहुत है, 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देता, इतना ज़्यादा पंक्चुअल है। कभी किसी को बीमार देख ले या कभी किसी को
डिसेबल कोई इस तरह का, कोई गरीब, कोई उस तरह का देख ले तो उसको बहुत ज़्यादा तरस आता है, कोई बीमार हो जाए तो भी। और इसकी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, रात के टाइम ज़्यादा होता है। वैसे ये बहुत एक्टिव है, खुश खेलता रहता है, सब तरफ से ठीक है। सो दिस इज़ द केस। जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे केस को एनालाइज करना चाहते हैं 1 मिनट के लिए रोक सकते हैं और अपना एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ चेक कर सकते हैं। सो इसमें जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स जो मुझे लगे, सबसे पहला वीट एग्रीवेट, क्योंकि वीट खाने से पेशेंट को एग्रीवेशन होती है। दूसरा कहना मानना, यील्डिंग डिस्पोजिशन। फिर उसकी मदर ने जो बार बार बात बोली थी कि 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देता, 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देता, बहुत पंचुअल है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। दिस इज फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम। ये रूब्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत जगह पे इसको इस्तेमाल किया है। पहले तो वैसे ही वो खलारा पसंद नहीं करता, उन्होंने बोला 1% भी खलारा नहीं डालता, अपनी चीज़ों को संभाल के रखता है। सो वहाँ पे इन जनरल फास्टिडियस, और उसके बाद फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुद पढ़ना, फर्स्ट आना। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलेक्चुअल, और दूसरों के प्रति हमदर्दी रखना, सिंपैथेटिक कंपैशनेट। तो अगर इन सभी रूब्रिक्स को डालते हैं तो हमारे पास एक ही मेडिसिन आती है, दैट इज नेट्राम्योर। वैसे कार्सिनोसिन भी इसके बिल्कुल पैरेलल खड़ी है, क्योंकि कार्सिनोसिन भी बहुत टाइम के लिए पर्टिकुलर होता है। सो पहले इनको नेट्राम्योर 30 की 1 डोज दी गई, सेकेंड मंथ में 200, देन 1 ml, 3 डोजेज। उसके बाद मैं हर 3 महीने के बाद पेशेंट्स के टेस्ट करवाती हूँ। और जब 3 मंथ्स के बाद उसका वेट किया गया, जो पहले 30 किलोग्राम्स था अब 33.2 था, और उसकी हाइट भी 4, 6.5 हो गई। अगले 3 मंथ्स फिर वही रिपीट किया गया, नेट्राम्योर 1 ml, और 3 महीने के बाद उसका TTG आया 1.57, बहुत अच्छा था, विच शुड बी लेस देन 7 से कम होना चाहिए। उसके बाद 3 महीने के बाद दोबारा TTG चेक हुआ और इट वाज 0.70, और HB बढ़ के 12.5 हो गया, और कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई पेन नहीं थी, कोई लूज मोशन नहीं थे, कोई भी, इवन लेग्स में पेन भी नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे उनका वंस इन अ वीक वीट स्टार्ट किया, और बहुत स्ट्रिक्टली वैसे मैं बोलती हूँ लोगों को कि एक बार का मतलब एक बार ही लेना है। और उसकी हाइट भी यहाँ तक 4 फीट 7 इंचेस, एंड उसका वेट भी 34.7 किलोग्राम्स था, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी अभी तक। तो उनको मैंने वंस इन अ वीक स्टार्ट किया, लेकिन पेशेंट ने रोज खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे केसेस खराब हो जाते हैं। अगर रोज बच्चा वीट खाता है तो वो तो टोटली मैसअप हो जाता है, दोबारा से इंटेस्टाइन एंड ऑटो इम्यून सिस्टम सब गड़बड़ हो जाता है। जब उसकी नेक्स्ट रिपोर्ट 3 महीने के बाद करवाई, इट वाज 29.34, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी काफ़ी थी, 20 से कम होना चाहिए, इट वाज 29। तो मैंने बोला जी ऐसे कैसे, इसका इतना ज़्यादा TTG कैसे बढ़ गया? वो कहते जी हटता ही नहीं है, रोज़ ही खा लेता है, रोज़ ही खाई जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो ढंग से करवाना पड़ेगा, इस तरह से नहीं कि रोज ही कहना। वैसे तो इतना ओबीडियंट है, इतना माइल्ड है, इतना यील्डिंग वाला बच्चा है, लेकिन जब वीट की बात आती है तो वो हर रोज खाता है। तो फिर से मैंने इनको बोला कि नो, आपको बिल्कुल वीट अभी बंद करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ेगा। उन्होंने फिर स्ट्रिक्टली बंद किया, और देखो उसका वेट भी कम हो गया, 32.8 हो गया, उसका HB भी कम हो गया, 10.5 हो गया, जब ये सारी गड़बड़ हुई। उसके बाद लेकिन मैंने उनकी मेडिसिन चेंज नहीं की, मेडिसिन वही नेट्राम्योर ही चलती रही। ये केस ऑलमोस्ट
फिर आगे 1 साल तक चला और इनका TTG 1.26, अगले 3 मंथ्स के बाद HB12 और फिर धीरे धीरे 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। और उसके बाद बच्चा ठीक हुआ और मेडिसिन स्टॉप की गई। और जब एंड में इसका वेट था दैट वाज 34.2 किलोग्राम्स एंड हाइट 8.5। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल केस ऑफ नेट्राम्योर, जिसमें जो मैंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तवज्जो दी वो फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम, इस चीज़ को दी। इंटेलिजेंट तो है ही, इंटेलिजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, माइल्ड है, यील्डिंग है, गुस्सा वगैरह ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी वो फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम के 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देता। बहुत बार पेशेंट्स एक ऐसी बात बोल जाते हैं जिसमें हमारा सारा केस कवर हो जाता है। और क्योंकि इसकी जो सेकंड मेडिसिन थी वो कार्सिनोसिन थी, कार्सिनोसिन वाले बच्चों पे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहली तो उनकी डोमिनेशन, उनके ऊपर डोमिनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, पेरेंटल कंट्रोल, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ, या एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन बाय अदर्स, ये अक्सर देखने को मिलता है। और जो दूसरा फैक्टर है आर्ट एबिलिटी, कि ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक लोग होते हैं जो कार्सिनोसिन वाले होते हैं। तो ना तो उसका पेरेंटल कंट्रोल वाला या डोमिनेशन वाला फैक्टर था, ना ही उनका कोई आर्ट एबिलिटी वाला फैक्टर था, तो इसलिए नेट्राम्योर इस बच्चे के लिए सिलेक्ट की गई। अगर आपको या आपके किसी अड़ोसी पड़ोसी को, कोई फ्रेंड्स को, किसी को भी सीलिएक डिजीज है तो गो फॉर होम्योपैथी। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे केस की, सेकंड केस की बात करेंगे। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।